अरे दीदी, अब रहने दीजिए ना। आप तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हो। जाइए, जाकर आराम कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं नुपुर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओए, तुम अकेले काम क्यों करोगी भला? मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। देखो दीदी, आपको मेरी कसम, अब जाइए आप और आराम कीजिए। हे भगवान, तुम भी ना नुपुर, मेरी कोई बात नहीं मानोगी। ठीक है, जाती हूँ मैं यहाँ से। सच में ये दोनों देवरानी जेठानी कम और सगी बहनें ज्यादा लगती है। एक मेरी जेठानी थी जो एकदम खड़ूस थी, और यहाँ देखो, इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। जानवी और नुपुर दोनों में भरपूर प्यार होता है। फिर एक रोज, बहू, मेरी बहन की सास का देहांत हुआ है, इसीलिए मुझे अभी गांव जाना पड़ रहा है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी। आप मौसी जी का ख्याल रखिए। हाँ बहू, लेकिन तुम दोनों भी यहाँ पर अपना ध्यान रखना। हाँ माँ जी, मैं और नुपुर मेरे मायके चले जाएंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए। अरे नहीं दीदी, मैं आपके मायके कैसे आ सकती हूँ? आपके परिवार वाले क्या सोचेंगे? अरे तुम पागल हो क्या? तुम मेरी छोटी बहन समान हो, और वो घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। अब मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। नूपुर का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक अनाथ लड़की थी। वही नूपुर और जानवी दोनों के पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। सास मंजरी के गांव जाने के बाद जानवी और नूपुर अब दोनों जानवी के मायके चले जाते हैं। अरे जानवी बिटिया, तू यहाँ पर? वो भी ऐसे अचानक से? हाँ माँ। फिर जानवी अपनी माँ विशाखा और पिता संजय को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। मंजीरी जी भी अब अकेली ही गई है क्या? हाँ माँ, वो निशांत और देवर जी को भी टाइम नहीं है अभी, नहीं तो वो माँ जी के साथ चले जाते। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम दोनों यहीं पर रहने आ जाते हैं। फिर उन दोनों के वापस घर आने के बाद हम दोनों यहाँ से वापस चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों यहाँ पर जितना दिन चाहे रह सकते हो। और नुपुर बेटा, ये तुम्हारा भी घर है, इसलिए तुम भी चिंता मत करो। संजय तो कह देता है, लेकिन विशाखा को नुपुर का जानवी के साथ आना थोड़ा खलने लगता है। अब जानवी और नुपुर एक कमरे में ही रहने लगती है, पर वो दोनों साथ में फिल्म देखने जाती है और एक साथ खरीदारी भी करती है। ऐसे ही हर वक्त वो दोनों साथ ही रहने लगती है। ये ले जानवी बेटा, मैंने तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है, और मैंने तेरी पसंद का मीठा पान भी लाया है। अरे वाह, शुक्रिया माँ पापा। अरे अब देख क्या रही है, जल्दी से खाना शुरू कर दे, वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं माँ, वो नुपुर देवर जी से फोन पर बात कर रही है। वो बस 2 मिनट में आती ही होगी, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। अरे बाबा, तू उसकी राह क्यों देख रही है? चुपचाप खाना खा ले। वो दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, तो उन्हें बात करने में देरी भी हो सकती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ चुपचाप खाना खा ले, वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं माँ, मुझे नुपुर ने कहा है कि वो बस 5 मिनट में आ जाएगी, और आप देखना वो अभी आती ही होगी। कोई देवर जी को भी फोन पे बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है। जानवी की ये बातें सुनकर विशाखा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर थोड़ी ही देर में नुपुर वहां आती है और वो दोनों साथ में खाना खाती है। फिर अगले दिन, बच्चियों, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए ये साड़ियाँ लाई है। क्या बात है संजय जी, आपने तो बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई है। जानवी बेटा, तू ये लाल वाली ले ले, और ये नीली वाली तुम ले लो नुपुर, क्योंकि लाल वाली जानवी पर बहुत जचेगी। अरे नहीं माँ, ये लाल वाली साड़ी का डिजाइन वैसा ही है जैसा नुपुर को लंबे समय से चाहिए था, है ना नुपुर? तुम्हें याद है क्या, हमने ऐसी ही डिजाइन वाली साड़ी देखी थी, और तुमने कहा भी था कि तुम्हें ऐसी ही एक साड़ी चाहिए।
हाँ दीदी, इसीलिए तुम ये लाल वाली साड़ी रख लो और नीली वाली मुझे दे दो। अरे पर, अरे माँ, नुपुर की खुशी में ही मेरी खुशी है। शुक्रिया दीदी, आप सच में कमाल की हो। विशाखा फिर से गुस्सा हो जाती है और फिर बाद में, जानवी, तेरी अकल क्या घास चरने गई है क्या? अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर क्या बात है? हाँ विशाखा, क्यों खामोखा मेरी बिटिया रानी को डांट रही हो तुम? अरे जिस तरह से ये अपनी देवरानी के साथ पेश आती है ना, इसे देखकर तो यही लगता है कि एक ना एक दिन वो इसको ले डूबेगी। क्या? अरे ना समझ लड़की, तू उसकी जेठानी है और जेठानियां अपनी देवरानियों के साथ इस तरह से पेश नहीं आती, बल्कि सख्ती से पेश आती है। अगर तू उसको इसी तरह से प्यार करती रहेगी तो वो तेरे सर पे चढ़ जाएगी, और अगर तू उसे अपने दबाव में रखेगी तो आगे जाकर तेरा ही फायदा होगा। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं नुपुर को अपनी देवरानी नहीं मानती, बल्कि वो तो मेरी बहन जैसी है, और देवरानी और जेठानी तो बस दुश्मन हो सकते हैं। ये सब लोगों की दकियानुसी सोच है। जानवी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम ही रिश्तों को एक नजरिया देकर बिगाड़ देते हैं। अगर दूसरे और अच्छे नजरिए से देखा जाए तो सास बहू, जेठानी देवरानी, ननंद भाभी, ये सारे खटास से भरे रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने तो बस इन्हें बदनाम करके रखा है। देखिए, आपको कुछ नहीं पता, इसीलिए आप इन घर के मामलों में मत ही पड़िए। और जानवी बेटा, तुझे मैं कह रही हूँ कि तू उस नुपुर को अपनी दुश्मन बना ले और उसका लाड़ प्यार कम कर दे, वरना मैं सच कह रही हूँ, एक ना एक दिन वो तेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नुपुर को आज नहीं जानती, इसीलिए आप ये सब मुझे मत समझाइए। इतना कहकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन जब जानवी और विशाखा दोनों बाहर घूमने जाने का प्लान बनाती है, तभी, संजय जी, कैसी लग रही हूं मैं? लग रही हूं ना एकदम टिप टॉप? हाँ विशाखा, लग तो तुम रही हो, लेकिन ये इतना बन ठन कर कहाँ निकली सवारी? आज मैं मेरी बेटी के साथ मंदिर जा रही हूँ और फिर वहां से हम दोनों खूब घूमेंगे और ढेर सारी खरीदारी भी करेंगे। अरे वाह, चलो अच्छा है, घूम आओ दोनों माँ बेटी, और नुपुर को भी साथ ले जाओ। ना बाबा ना, मैं उस नुपुर को कहीं भी नहीं लेकर जाने वाली, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं, और उस नुपुर को तो घर पर ही रहने दो। फिर जब विशाखा जानवी को बुलाने जाती है, तब वो देखती है कि नुपुर की तबीयत खराब हो चुकी है और जानवी उसकी देखभाल कर रही है। अरे जानवी, क्या हुआ नुपुर को? अरे माँ, नुपुर को अचानक से तेज बुखार आ गया है, इसीलिए आज मैं और आप, हम दोनों बाहर नहीं जा पाएंगे। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, मैंने दवाई खा ली है ना अभी। अब दिन भर आराम करूंगी तो मेरी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। आप प्लीज मेरे लिए यहाँ पर मत रुकिए और काकी जी के साथ जाकर घूम कर आइए। हाँ जानवी बेटा, और यहाँ पर नुपुर का ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना। नहीं पापा, मैं नुपुर को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। और माँ, मुझे माफ करना, लेकिन हम कल चले जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। फिर विशाखा गुस्से से लाल होकर वहां से चली जाती है। नुपुर नुपुर नुपुर, अरे ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि ये नुपुर उसकी माँ है। इतना लगाव तो दो प्रेमियों के बीच में भी नहीं होता, जितना कि मेरी पागल बेटी अपनी उस नालायक देवरानी के लिए कर रही है। नहीं नहीं, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी बेटी के सर से यह नुपुर का भूत निकालना ही होगा, नहीं तो वो नुपुर मेरी बेटी के अच्छेपन का फायदा उठाकर उसके सर पर चढ़ जाएगी। फिर अगले दिन, दीदी, अभी मेरी तबीयत एकदम ठीक हो चुकी है। कहिए, आज आपके लिए मैं क्या बनाऊं? आप बोल रही थी ना मुझे कि आपको मेरे हाथ का बना कुछ खाना है। हाँ नुपुर, मैं तुम्हारे हाथ का सूजी का हलवा खाना चाहती हूँ। बनाओगी मेरे लिए? अरे क्यों नहीं दीदी, जरूर बनाऊंगी मैं।
फिर नुपुर जानवी के लिए सूजी का हलवा बनाती है, लेकिन मौका देखते ही विशाखा वहां पर आती है और वो कढ़ाई में से सूजी का हलवा निकालकर उसमें लौकी का हलवा डाल देती है। जानवी को लौकी से सख्त नफरत है, अब देखना क्या होता है। फिर जब नुपुर जानवी को परोसती है तो लौकी का हलवा देखकर जानवी बहुत उदास हो जाती है। क्या यार नुपुर, मेरा सूजी का हलवा खाने का कितना मन था, तो फिर तुमने ये लौकी का हलवा क्यों बनाया? और तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मुझे लौकी बिल्कुल नहीं पसंद। हे भगवान, ये कैसे हो गया दीदी? मैंने तो सूजी का ही हलवा बनाया था, लेकिन इस कढ़ाई में लौकी का हलवा कैसे आ गया? मुझे सच में नहीं पता दीदी, मेरा विश्वास कीजिए। ये झूठ बोल रही है जानवी। अरे मान जाओ ना कि लौकी का हलवा खाने का मन तुम्हें कर रहा था और इसीलिए तुमने ये लौकी का हलवा बनाया। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं काकी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा ही है। जानवी तुम्हारी छोटी से छोटी बात का कितना ध्यान रखती है, तो फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो कि उसे लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है? फिर जानवी वहां से उठकर चली जाती है और ये देखकर विशाखा को बहुत खुशी मिलती है। फिर अगले दिन, काकी जी, दीदी कहाँ पर है? घर में तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। अरे हाँ बेटा, वो दरअसल बाहर गई है और उसने कहा है कि तू सीधे मॉल में मिले उससे। क्या, मॉल में मिलूं? ठीक है काकी जी, मैं अभी मॉल के लिए निकलती हूँ। फिर नुपुर अब मॉल में चली जाती है, जिसके बाद वहां घर में जानवी आती है। अरे माँ, नुपुर कहाँ पर है? अरे बेटा, वो तो मॉल चली गई। क्या? हाँ बेटा, लेकिन वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है मॉल? अब उसे अकेले ही जाना होगा, इसीलिए वो चली गई होगी। क्या करे बेटा, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, इसीलिए मैंने तुझे उस दिन बोला था कि अपनी देवरानी को इतना सर पर मत बिठा। अब विशाखा फिर से जानवी को भड़काने लगती है और जानवी और नुपुर के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। फिर अगली सुबह, देख बेटा, जानवी तुझसे ये कभी नहीं कह पाएगी, इसीलिए उसने मुझे ये बात कही है, लेकिन तू उसे ये बात मत बताना कि मैंने तुझे ये बात कही है। हाँ काकी जी, कही है ना। देख बेटा, जानवी को तेरे साथ एक कमरे में रहने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए अब तू उसके कमरे से सामान अलग कमरे में ले जा और वहीं पे रह। उसके साथ मत रह बेटा, वो तेरे साथ एक कमरा नहीं बांटना चाहती। अब वो तो तुझे ये सब नहीं कह सकती ना, इसीलिए उसके बदले मैं ही तुझे कह रही हूँ। क्या दीदी के मन में ऐसी सोच है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है काकी जी, मैं अभी अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख देती हूँ। फिर जब जानवी वहां पर अपने कमरे में आती है, तब वो नुपुर का सामान गायब देखती है और तभी उसे विशाखा से पता चलता है कि उसने अपना कमरा बदल दिया है। फिर वो उसके पास चली जाती है। नुपुर, ये सब तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है? और तुम्हें आखिर हो क्या गया है? अपने अपने में ही रहने लगी हो तुम तो, मेरी बात भी नहीं मानती। और आज तो तुमने हद ही कर दी, तुमने कमरा बदल दिया। नुपुर, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही दीदी। अरे वो तो आपने लगा रखी है, आपने ही अपनी माँ से कहा था ना कि आपको मेरे साथ एक कमरे में रहने से दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं इस कमरे में आ गई। अब तो आपके मन को शांति मिल गई ना? क्या? अरे ये तुम क्या बोल रही हो नुपुर? ये सब झूठ है, मैंने माँ को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर ये सब तुम्हें किसने कहा है? माँ ने? हाँ दीदी, काकी जी ने ही कहा है मुझे ये सब। फिर जानवी विशाखा से पूछताछ करती है। अरे नहीं नहीं, मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी वहां पर संजय आता है। नुपुर झूठ नहीं बोल रही विशाखा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें नुपुर से बात करते हुए देखा था और पिछले कुछ दिनों से तुम ही ये सब करती आ रही हो, क्योंकि तुम्हें इन दोनों के रिश्ते से दिक्कत है, इसीलिए तुमने ही इन दोनों में फूट डाली है। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैंने इनमें कोई फूट वूट नहीं डाली है। ठीक है माँ, अगर ऐसा ही है तो खाइए मेरे सर की कसम और बताइए कि सच में आपने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बेटा, देखा माँ, आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि ये सब आपने ही किया है। क्यों माँ, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे एक बार, बस एक बार आप मेरी नजरिए से देख लेती तो सब कुछ ठीक हो जाता। आखिर आप जेठानी और देवरानी के रिश्ते को बुरा क्यों बनाना चाहती हो? आपके मन में नुपुर के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत गलत किया है। तेरे और नुपुर के रिश्ते को देखकर अब मुझे यही लग रहा है कि मैं और मेरी सोच ही गलत है। और नुपुर बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। देवरानी जेठानी ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए। तू सही कहती है बेटा, हम ही रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। लेकिन एक बार उस रिश्ते को गलत नजरिए की जगह सही नजरिए से देखा जाए तो सास बहू और देवरानी जेठानी जैसे कड़वाहट से भरा रिश्ता भी मिठास से भरा जा सकता है। विशाखा की बातें सुनकर वो तीनों उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद विशाखा उन दोनों को एक बराबर ही प्यार करती है और वो दोनों अपनी सास के आने तक वहीं पर खुशी खुशी से रहने लगती है। तनु अपनी सास वसुधा, ससुर जगदीश और पति वीरेन के साथ रहती है। एक दिन की बात है जब घर के सभी लोग एक रिश्तेदार की शादी में जाने वाले होते हैं। तभी तनु नए कपड़े खरीदती है। हे भगवान, अरे तुझे देख के तो ऐसे लगता है कि तू पैदाइशी नालायक है। अरे अब और कितनी बार नए कपड़े खरीदेगी तू? जब भी किसी का जन्मदिन हो, सगाई हो या कहीं बाहर जाना हो, हर फंक्शन में तुझे तो बस नए कपड़े ही पहनने होते हैं। हाँ बहू, अरे तुम तो आधे से ज्यादा पैसे नए कपड़े खरीदी करने पर ही उड़ाती हो। और इधर हमें देखो, ये साड़ी मेरी 7 साल पुरानी है, फिर भी इसे मैं पहन रही हूँ। देखिए माँ जी, अगर मैं एक बार कोई कपड़ा पहन लूं तो उसे दोबारा नहीं पहनती, क्योंकि एक बार पहनने से ही मेरी उस ड्रेस में काफी सारी फोटोज आ जाती है और उन्हें मैं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हूँ। और अगर दोबारा से मैंने उन्हीं कपड़ों में अगर फोटोज पोस्ट कर दी तो मेरी इज्जत की तो बैंड ही बज जाएगी और मुझे अपने स्टेटस को मेंटेन रखना पड़ता है, तो मैं अपने कपड़े रिपीट नहीं कर सकती। अरे आग लगे तेरे स्टेटस को, तेरा स्टेटस तुझे खाना खिलाने वाला है क्या? यहाँ एक तरफ मेरा बेटा वीरेन और तेरे पापा जी दिन रात दुकान में खड़े रहकर काम करते हैं, और दूसरी तरफ तू है जो इनके कमाए हुए सारे मेहनत के पैसे बस अपने नए कपड़ों की खरीदारी में ही वेस्ट करती है। देखिए माँ जी, ये फालतू में अपना गला मत फाड़िए। अरे क्या हो गया अगर मैंने नए कपड़े खरीद लिए? थोड़ी ना अपने पति से कोई जेवर या जायदाद मांग रही हूँ, मामूली कपड़े ही तो है। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे नाक में दम करके रखा है आपने। तनु वसुधा की एक नहीं सुनती और वो नए कपड़ों को खरीदारी करना जारी रखती है। वो अपने नए कपड़े बस 1 या 2 बार ही पहनती है, फिर वो उसे अपनी काम वाली बाई को देती है। ये लो मुनमुन, ये कुछ कपड़े हैं, ये अब पुराने हो चुके हैं ना, तो मैं इन्हें अब वापस नहीं पहनूंगी। लेकिन दीदी, इन कपड़ों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पुराने कपड़े हैं। अरे ये तो एकदम फर्स्ट क्लास लगते हैं। नहीं मुनमुन, ये मेरे लिए पुराने हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसे 2 बार पहन लिया है। अब ये कपड़े मेरे किसी भी काम के नहीं है, इसीलिए तुम इसे लेकर जा सकती हो। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। वैसे भी आपके कपड़े बहुत ही सुंदर है और ऐसे आप मेरे को कपड़े देते रहो, मैं खुशी खुशी आपके कपड़े ले लेगी। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तब वो तनु को खूब सुनाते हैं। अरे नास पीटी, तुझे कोई अकल वकल है या नहीं?
बस अपने सारे कपड़े उस मुनमुन को देती रहती है। अरे तुझे पता भी है कि वो उन कपड़ों का आगे जाकर क्या करती है? अरे तू कब से उसे कपड़े देती है, लेकिन कभी एक बार तो उसने तेरे कपड़ों को पहना है क्या? हाँ तनु, पर ऐसी भी बात नहीं है कि तुम्हारे कपड़े सरोजिनी मार्केट या किसी आलतू फालतू के सस्ती दुकान से खरीदे हुए हैं। अरे तुम्हारे कपड़े तो एकदम ब्रांडेड और महंगे होते हैं, और तुम तो उसे केवल थोड़े समय के लिए ही पहनती हो और फिर उसे मुनमुन को दे देती हो। हाँ बहू, और मुनमुन इतनी भी गरीब नहीं है कि वो अपने लिए कपड़े ना खरीद सके। और अगर तुम्हें अपने कपड़े ही देने हैं तो किसी जरूरतमंद लोगों को दो ना। ये मुनमुन को बार बार देने की क्या जरूरत है? तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती हो जिसके पास पहनने के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। हे भगवान, अरे आप सबने तो मुझे कितना परेशान करके रख दिया है। अरे मैं अपने कपड़े गरीब को दूं या फिर मुनमुन को दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? और जब मैं उन कपड़ों को फिर कभी पहनूंगी ही नहीं तो उन्हें रखकर क्या अचार डालूं क्या उनका? अरे वापस से क्यों नहीं पहन सकती? तूने क्या भाड़े पर कपड़े लिए हैं क्या जो तू उन्हें एक बार ही पहनेगी? तू किसी बैरिस्टर की औलाद नहीं है और ना ही किसी राजा महाराजा के घराने की। अरे पहले जाकर दो पैसे कमा, फिर पता चलेगा कि एक एक कपड़ा खरीदना कितना मुश्किल होता है। बेशर्म कहीं के। देखिए माँ जी, आप तो ना चुप ही रहिए और मुझे भाषण देना बंद कीजिए, क्योंकि मेरे कान पक चुके हैं अब, और मैं अब इतनी भी फ्री नहीं हूँ कि दिन भर आपकी बकवास सुनती रहूं। मुझे अब मॉल जाना है और अपने बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी है कपड़ों की। घर वाले तनु के इस बर्ताव से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तनु को सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब वसुधा अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली होती है, तभी वो एक बहुत पुरानी स्टाइल वाली साड़ी पहनकर आती है। तभी तनु उस पर खूब हंसती है और अपनी सास का मजाक उड़ाती है। क्या माँ जी, आप तो इन कपड़ों में एकदम जोकरनी लग रही हो। और आपने क्या बाबा आदम के जमाने के कपड़े पहने हैं क्या? क्या चॉइस है यार माँ जी आपकी, एकदम चिंदी चोर जैसे कपड़े पहने हैं आपने। हे डायन, अपने ये सड़े हुए लाल पीले चुड़ैल वाले दांत मत दिखा। और ये साड़ी तेरे पापा जी ने मुझे गिफ्ट की थी हमारे पहले करवा चौथ पर। इसे मैंने आज तक संजो के रखा है क्योंकि इससे मेरी कई यादें जुड़ी हुई है। लेकिन खैर, मैं किस बेवकूफ को ये सब बता रही हूँ? अरे तुझे क्या पता यादों का महत्व? तेरे लिए तो 2-3 बार पहनने पर ही कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो तू क्या ही इतने साल तक संभाल कर रखेगी? बुज़दिल कहीं की। माँ जी, सच सुनकर सबको मिर्ची लगती है, और शायद इसीलिए आप इतना तिलमिला रही हो। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ माँ जी। कंजूसी कर करके बस पुराने सड़े हुए कपड़े पहनना मेरे बस की तो ये बात ही नहीं है। अरे आपको तो आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरह पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा तो रुतबा ही अलग है। अरे चल चल, तू और तेरा ये दिखावा तुझे ही मुबारक हो। तेरे लिए सब कुछ बस दुनिया को दिखाने के लिए ही होता है, लेकिन एक दिन तेरा यही दिखावा तुझ पर बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। फिर एक दिन वीरेन तनु से कहता है, अरे तनु, तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम तो मॉल में से कितने सारे कपड़े लाती हो। अभी अभी मॉल में नई पॉलिसीज निकली है। तुम मॉल से खरीदे हुए पुराने कपड़े उन्हें वापस करके उसके बदले नए कपड़े ले सकती हो। इससे तुम्हें किसी को अपने पुराने कपड़े देने की कोई जरूरत नहीं होगी, और तो और तुम्हें उसके बदले नए कपड़े भी मिलेंगे। नहीं वीरेन, आर यू मैड? अरे मैं ऐसी चिंदीगिरी कैसे कर सकती हूँ?
वो कोई एरा गेरा मार्केट नहीं है, वो एक मॉल है, मॉल। और वहां पर जाकर अगर मैंने ऐसी चिंदीगिरी की तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये मैडम पहले इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती थी और अब देखो इनके कितने बुरे दिन आ गए हैं जो ये पुराने कपड़े बेचकर नए कपड़े खरीद रहे हैं। लगता है तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने ठान लिया है कि एक ना एक दिन मेरे इज्जत का भाजीपाला करोगे। पागल कहीं के। अरे हर बार बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? छोड़ो, तुम्हें कितना भी समझा लो लेकिन तुम कभी नहीं सुधरने वाली। अरे अगर समझने वाली बात होगी तभी तो बात को समझूंगी ना। जब बात ही बेसर पैर की है तो उसे क्या खाक समझूंगी मैं? इडियट कहीं के। फिर कुछ ही दिनों बाद जब तनु का जन्मदिन होता है तभी वो फिर से एक दिन के लिए 3 जोड़ी अलग अलग जूते और नए स्टाइलिश कपड़े खरीदती है। और उस दिन वसुधा तनु को एक प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट करती है। ये लो तनु बहू, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लाया है, हम दोनों की तरफ से ये छोटा सा जन्मदिन का तोहफा। वाओ माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच माँ जी, जो मुझे आपने इतना प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट किया है और इसकी डिजाइन भी कितनी यूनिक और शानदार है। तुम्हें पता है बहू, तुम्हारी माँ जी ने ये ड्रेस अपने हाथों से बनाया है, वो भी तुम्हारे ही पुराने कपड़ों से जिन्हें तुमने अलमारी में कब से बंद करके रखा है। हाँ तनु, माँ तो सच में कमाल की आर्टिस्ट है। आखिर क्या ड्रेस बनाया है उन्होंने, सच में बहुत ही सुंदर है। अरे यार क्या माँ जी आप भी, सच में। अरे कंजूसी करने की भी कोई हद होती है। एटलीस्ट आज के दिन तो आप मेरे ऊपर 2 पैसे खर्च करती और कोई नया ड्रेस दिलवाती, लेकिन नहीं, आपने ये पुराने कपड़ों से ही मुझे तोहफा दिया। वाह बहू वाह। अरे अभी 2 मिनट पहले तू तो इस ड्रेस की कितनी तारीफ कर रही थी और अब पल में बदल गई। देख बहू, समझ मेरी बात, पुराने कपड़ों को वो क्या कहते हैं, वो साइकिल क्या कहते हैं उसे, जो एक ही चीज हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल माँ। अरे हाँ, रिसाइकल। हम पुराने कपड़ों को भी रिसाइकल कर सकते हैं और उसे नए तरीके से सुंदर बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे पुराने कपड़े पहनने ही नहीं है, फिर चाहे वो रिसाइकल ही करके क्यों ना हो। मैं तो नए कपड़े ही पहनूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें क्या बुराई है? अरे उसी बहाने से 4 लोग आपकी बहू की तारीफ करते हैं। यह आपको अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे नए कपड़ों में देखकर बाकी सब लोग तो बहुत खुश होते हैं, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे पेट में कोई दर्द नहीं होता बहू, बल्कि तुझे ऐसे देखकर हमें तो दुख होता है। देख बहू, आज का तो छोड़ ही दो, लेकिन आज से 10 सालों बाद सारी चीजों के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तुम्हें अपने और वीरेन के भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा। आगे जाकर तुम्हारा बच्चा होगा, उसका भी तो कोई भविष्य होगा। और उन सभी के लिए अगर तुमने अभी से सेविंग शुरू कर दी तभी सब कुछ अच्छी तरह से होगा, वरना आगे जाकर काफी दिक्कतें आ सकती है। हाँ तनु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे 1-1 रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। और इंसान की असली पहचान तो उसके स्वभाव और उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके पहने गए कपड़ों से। कपड़े चाहे नए हो या पुराने, अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा होगा तभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे साथ प्यार से पेश आएंगे। देख बहू, पुराने कपड़े वापस पहन लेने से तुझसे कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। अरे बड़े बड़े हीरोइन भी अपने कपड़े फिर से दोहराते हैं और उन्हें अगर वो सब करते हुए शर्म नहीं आती
तो तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने। देख, जरा समझदार बन बहू। अभी तू एक लड़की नहीं है, बल्कि एक औरत है, बहू है इस घर की। और आगे जाकर तुझे माँ, सास और दादी ना जाने कितनी सारी भूमिकाएं निभानी है। और अगर तू ऐसी ही रहेगी तो फिर कैसे चलेगा बेटा? पुराने कपड़े पहनना इंसान को छोटा नहीं बनाता है। हाँ तनु, अरे नए नए कपड़े पहनकर तुम तो बस इंस्टा पर ही लाइक्स ला सकती हो, लेकिन असल जिंदगी का क्या? आगे जाकर इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी तुम? घर वालों की इतनी सारी भारी भरकम सीख वाली बातें सुनकर तनु की आंखें वाकई में खुल जाती हैं और फिर वो उन तीनों से माफी मांगती है। वीरेन, माँ जी, पापा जी, आप तीनों बिल्कुल सही हो। मैं खामखा अपने बाहरी रूप को संवारती रही, लेकिन असली सुंदरता तो भीतर से होती है। और पुराने कपड़े पहनने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और अब से मैं आप लोगों की हर एक बात अपने जीवन में लागू करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आज तक मैंने आपके बहुत पैसे वेस्ट किए हैं, लेकिन अब से नहीं। तनु की बातें सुनकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से तनु पुराने कपड़े पहनना शुरू कर देती है। स्नेहा अपने पति समीर, सास भारती और ससुर जगजीत के साथ रहती है। वो दोनों पति और पत्नी एक ही कंपनी में नौकरी किया करते हैं। स्नेहा जितना अपने पति और सास ससुर से प्यार करती है, बदले में वो लोग उससे उतना प्यार ही नहीं करते। एक दिन की बात है। और स्नेहा, हो गया क्या तेरा आज का काम? वो पीपीटी तो बना दिया ना तूने? और हाँ, वो तेरा पुराना वाला पेन ड्राइव ना मेरे डेस्क पर ही है। मैं तुझे वो बाद में दे दूंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है रसिका। बाय द वे, तूने समीर को कहीं देखा क्या? मैं मीटिंग में बिजी थी, तो आज वो ऑफिस से जल्दी निकल गया क्या? हाँ स्नेहा, वो आज जल्दी जल्दी में ही निकल गया है। वैसे मैं जानती नहीं कि ये कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन समीर को मैंने परसों एक रेस्टोरेंट के बाहर निकलते देखा, वो भी एक लड़की के साथ। क्या? हाँ स्नेहा, सच में। अब समीर मेरे 2 डेस्क छोड़कर ही काम पर बैठता है ना, तो मुझे सब समझ आता है। वो तो बस फोन पर ही लगा होता है। और तो और आजकल उसका परफॉर्मेंस का ग्राफ भी गिरते जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट का एक एम्प्लॉय नकुल भी बोल रहा था कि उसने समीर को एक लड़की के साथ देखा था लवर्स पॉइंट पर। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, वही मुझे बता रहा था। क्या? बस क्या क्या मत करती बेट, और अपने पति को संभाल। आजकल का जमाना सही नहीं है। लड़कियों को, शादीशुदा आदमियों को अपने जाल में फंसाना अच्छी तरह से आता है। रसिका की बातें सुनकर स्नेहा अब टेंशन में आ जाती है और वो तसल्ली के लिए रसिका से उस रेस्टोरेंट का पता पूछकर रेस्टोरेंट में जाकर पूछताछ करती है, जिसके बाद उसे वहां का मालिक बताता है कि सच में समीर किसी लड़की के साथ वहां पर गया था। इसका मतलब सच में समीर का अफेयर चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर स्नेहा घर जाकर समीर से सीधे सीधे ये सवाल करती है और तभी, अरे ओ कल मुही, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तो क्या बकवास कर रही है? और क्या हुआ जब समीर किसी लड़की के साथ खाना खाने गया तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? वही तो, अरे वो एक लड़का है और तुम एक लड़की। अच्छा, तो अगर कल मैं भी किसी लड़के के साथ बाहर जाकर खाना खाऊं तो ये आपको सही लगेगा क्या माँ जी, पापा जी? स्नेहा, माँ और पापा से जबान संभाल कर बात करो। और हाँ, गया था मैं किसी लड़की के साथ, तुमसे मतलब? अरे चाहे मैं बाहर कुछ भी करूं, लेकिन घर में आने के बाद तो तुम्हारे पास ही आता हूं ना, तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? समीर बिल्कुल सही कह रहा है।
ये इस घर का बेटा है, ये चाहे कुछ भी कर ले चलेगा, लेकिन तू इस घर की बहू है, इसीलिए तुझे नियम कायदे में ही रहना होगा। पहले ही जॉब करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो और अब दूसरा कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। अब जाओ, बहस बंद करो और जाकर सबके लिए खाना परसो। नालायक कहीं की। भारती और जगजीत को एक घरेलू बहू चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी इस मॉडर्न बहू से नफरत करते हैं और समीर के साइड से बोलकर स्नेहा को चुप कराते हैं, जिसके बाद स्नेहा कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर एक दिन कंपनी में एक फिरंगी बिजनेसमैन आता है जो काफी अमीर होता है। स्नेहा जिस कंपनी में काम करती है वो भी उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। हाय, निक हियर। नाइस टू मीट यू स्नेहा। ओह हाय, नाइस टू मीट यू निक सर। लेकिन आपको हाउ डू यू नो माय नेम? मुझको तुम्हारी बॉस ने बताई कि तुम एक बहुत ही अच्छी और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो। अरे वाह, आपको हिंदी बोलने भी आती है निक सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे आप तो हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हो। थोड़ी बहुत। मेरे यहाँ इंडिया में ढेर सारी कंपनीज है, इसीलिए मेरे यहाँ पर आनी जानी तो लगी रहती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ग्रेट। अब निक और स्नेहा दोनों मीटिंग्स में और यूं ही छोटी मोटी मुलाकातों में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही दूसरी तरफ समीर ऑफिस से जल्दी निकलने के बाद भी घर पर लेट आने लगता है और बस किसी ना किसी लड़की से फोन पर ही लगा होता है। इस सब से स्नेहा को बहुत दुख होता है। एक दिन वो ऑफिस के कैफे में बैठकर रो रही होती है, तभी वहां पर निक आता है और वो एक अच्छे दोस्त की तरह वहां पर आकर उससे पूछताछ करता है। थैंक यू सो मच निक सर। इट्स ओके, लेकिन तुम रो क्यों रही हो स्नेहा? व्हाट हैपन? कुछ नहीं निक सर, वो बस। देखो स्नेहा, तुम मुझे दोस्त की तरह समझ सकती हो, तभी मैं तुम्हारी बातों का सॉल्यूशन दे पाएगी। नाउ कम ऑन, अब ज्यादा भाव मत खाओ और बताओ मुझे, और प्लीज मेरे को ये निक सर नहीं, सिर्फ निक कहो। ओके निक सर, मेरा मतलब निक। फिर स्नेहा निक को सारी बातें बताती है और उसके बाद निक उससे सांत्वना देता है। अब यूं ही दोनों की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ने लगती है और अब ऑफिस में जब भी निक आता है तब वो ज्यादातर समय स्नेहा के साथ ही बिताने लगता है। स्नेहा, तुम यहाँ ऑफिस में काम करने आती हो या उस निक के साथ हंसी मजाक करने के लिए? जब देखो तब तुम दोनों साथ में ही रहते हो, टाइम पास करते रहते हो। आखिर माजरा क्या है? देखो समीर, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वो अब इस कंपनी के आधे मालिक है और मैं सिर्फ निक के साथ ही नहीं बल्कि कंपनी के बाकी लोगों के साथ भी अच्छे से ही पेश आती हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। और हाँ, सलाद काट कर दिया है मैंने तुम्हें आज, प्लीज उसे खा लेना और अपनी सर्दी की दवा भी टाइम पर खा लेना। लंच टाइम के वक्त पर मैं मीटिंग में बिजी रहूंगी तो तुम्हें याद दिलाने वाला कोई नहीं होगा, तो प्लीज याद से खा लेना। समीर को अब धीरे धीरे स्नेहा और निक की नजदीकियों से जलन होने लगती है। वही एक दिन घर पर मेहमान आने वाले होते हैं, इसीलिए स्नेहा ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। तभी निक उसे मिलने के लिए उनके घर पर आता है। स्नेहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स और ये पेस्ट्री लाए हो। आई नो तुम्हारी मूड अभी ठीक नहीं है, बट इसे बाद में खा लेना। ओके निक, यू आर सो स्वीट यार, एंड इन सब के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे मिलने आने के लिए भी। तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो। मैं भी बहुत खुश है कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है इंडिया में। तभी भारती उन दोनों को
दूर से ही मुस्कुराते हुए देख लेती है और थोड़ी देर बाद में जब निक वहां से चला जाता है तभी, क्यों रे नासपीटी, क्या चक्कर चल रहा है तेरा उस फिरंगी के साथ? क्या? कुछ भी तो नहीं माँ जी, वो आज मैं छुट्टी पर हूं ना, और आज मुझे प्रेजेंटेशन भी देना था, इसीलिए वही पेन ड्राइव लेकर आ गए। और वो मेरे बॉस है, मैं उन्हें मना थोड़ी ना करने वाली थी। वाह, विश्व में पहली बार ऐसा देख रही हूं मैं कि एक बॉस कंपनी में काम कर रहे किसी व्यक्ति को खास मिलने के लिए उसके घर पर आया है, और वो भी इतना अमीर और फिरंगी बॉस, और आते आते चॉकलेट और पेस्ट्री भी लेकर आया है। अरे तुझे क्या लगता है, मैं क्या पागल हूँ क्या, जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा? ओफो माँ जी, आप जैसा सोच रही हो सच में वैसा कुछ भी नहीं है। वो बस मेरे एक अच्छे दोस्त की तरह है। मैं ऑफिस में सबसे अच्छा काम करती हूँ, इसीलिए वो मेरी सराहना करते हैं। और ये चॉकलेट और पेस्ट्रीज, ये मुझे उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि ऑफिस में मेरी एक दोस्त है रसिका, उसने भेजा है मुझे। और रही बात मेरे बॉस की, तो वो बहुत ही अमीर है, लेकिन उसके बावजूद भी वह हर एक एम्प्लॉय के साथ अच्छे से पेश आते हैं। देख बहू, कौन कितना अच्छा है हमें सब समझ आता है। मैं तो बस यही कहूंगी कि अपने पंखों को ज्यादा फैला मत, वरना तेरे पंखों को कैसे काटना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। फिर एक दिन जब समीर ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी वो स्नेहा और निक को एक साथ में कार में जाते हुए देख लेता है, और उन दोनों को साथ में देखकर उसका खून खोल उठता है। फिर रात में जब स्नेहा घर पर आती है, आ गई तुम अपने फिरंगी बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाकर। समीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम्हारा और निक का जो भी चल रहा है वो सब तो देखकर मैं यही कहूंगा ना, तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब क्यों आई हो यहाँ पर? चली जाओ ना, रहो उसी के साथ। बस समीर, बहुत हुआ तुम्हारा। अरे जब तुम लड़कियों के साथ अय्याशियां करते हो, घूमते फिरते हो, तब मुझे चुप कराते हो, और अब जब मेरा कोई दोस्त बना है तो मेरी खुशी तुमसे सही नहीं जा रही। अरे कैसा दोस्त? तुम दोनों के बीच में जो भी है ना, उसे दोस्ती नहीं प्यार कहते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है, फिरंगी है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। और जैसे तुमने कहा, अब मैं उसके साथ चली जाऊंगी और अपनी नई दुनिया बसाऊंगी। फिर तुम रहो आजाद पंछी की तरह और करते बैठो लड़कियों के साथ अय्याशियां। अब मैं यहाँ पर और नहीं रुकूंगी। स्नेहा इतना कहकर अपना सारा सामान बांधकर वहां से जाने लगती है। स्नेहा के मुंह से पहली बार इतना करारा जवाब मिलने पर समीर की अक्ल एक झटके में ही ठिकाने पर आ जाती है, और वो बहुत घबरा जाता है और स्नेहा को रोककर उससे माफी मांगने लगता है। स्नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो स्नेहा, लेकिन मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जाओ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ अय्याशियां करता हूँ, लेकिन असल में प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ स्नेहा। बस पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ स्नेहा। प्लीज मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और रुक जाओ, मत जाओ उस निक के पास। लेकिन समीर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं स्नेहा, तुम कहो तो मैं कान पकड़ लेता हूँ, 100 बार उठक बैठक भी कर लूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो स्नेहा। और ऐसा मत करो, मुझे अपनी अच्छी भली जिंदगी चाहिए, और आज के बाद में किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, और तुम्हें जितना दुख दिया है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा प्यार दूंगा। लेकिन प्लीज स्नेहा, प्लीज रुक जाओ। ठीक है समीर, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ। और वैसे मैंने तुमसे झूठ कहा था, निक मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है,
वो तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। और सच कहूं तो मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और अब तुम्हारी आंखों में मुझे खोने का डर देखकर यह साबित हो चुका है कि तुम्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ किया समीर। सच में? थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच। और इस तरह अंत में स्नेहा और समीर दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।